का अंतिम दौर पढ़ते हैं। अंतिम दौर में किन घटनाक्रमों पे जिक्र किया गया है, इस पे हम आज बात करते हैं। सबसे पहले इसमें पहला विषय जो है वो है भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। अन्य देश का पुछल्ला बनना यानी किसी अन्य देश के मार्गदर्शन पर चलना। तो सबसे पहले इसमें बताया है कि भारत में एक नई घटना घटी। वो घटना क्या थी कि युगों से जो अपना अस्तित्व न खोने वाले भारत में पहली बार ऐसी घटना घटी कि वह अपने ही देश में गुलाम बन गया। बहुत सी जातियों ने भारत पर राजनीतिक कब्जा या सत्ता कायम कर लिया। फिर क्या हुआ कि लेकिन वे भारत में रहकर भारत का हिस्सा भी बन गए। धीरे धीरे भारत में आए और भारत में रहने लगे और भारत का हिस्सा भी बन गए। भारत ने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत पर राजनीतिक संचालन उसकी धरती से बाहर हुआ। मतलब ब्रिटिश लोगों का आगमन हो गया था ना उस समय तक, और ब्रिटिश के आने से पूरा संचालन ब्रिटिश सरकार के इंग्लैंड में बैठे लोगों के द्वारा होने लगा। अंग्रेजों ने भारत में रहकर हुकूमत चलाई, जबकि शासन सत्ता इंग्लैंड की थी। फिर क्या हुआ, भारत की अधीनता। तो ब्रिटिश जो है भारत जो ब्रिटिश सरकार के लिए एक औपनिवेशिक केंद्र व खेतिहर बनकर रह गया था। जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ पे अपने मन मुताबिक खेती करवाते थे और फिर यहाँ से उत्पादन करके अपने देश में ले जाते थे और बेचते थे, उससे वो आय करते थे। और उन्होंने ऐसे जो है अंग्रेजी सरकार ने पूरी तरह से भारत को एकदम चूस लिया था। भारत में उन्हीं व्यापार धंधों को बढ़ावा मिला जिनसे अंग्रेजी सरकार को लाभ था, या वह उन्हीं पदार्थों की खेती होती थी जो उन्हें लाभ दे सके। अंग्रेजी सरकार ने चाल चली। क्या चाल चली कि अंग्रेजों ने भारत के एक ऐसे वर्ग को पैदा किया जिनके स्वार्थ उनसे भिन्न न थे, अर्थात आम जनता व अंग्रेजी सरकार के बीच का वर्ग, जिसमें राजा, जमींदार, सरकार के विभिन्न विभागों के पटवारी, गांवों के मुखिया व उच्च कर्मचारी आते थे। इनको उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ मिला लिया था, और ये सब भी उसी प्रकार का व्यवहार करते थे जैसा अंग्रेज सरकार चाहती थी। अंग्रेजों ने हर जिले में कलेक्टर भी नियुक्त कर दिया। ये सब सरकार की मुँह मांगी रकम जो है आम जनता से लेकर के क्या करते थे, अंग्रेज सरकारों की जेबें भरते थे। फिर क्या हुआ कि भारत पर आर्थिक बोझा कैसे आ गया। आर्थिक बोझा इस तरह से आया कि भारत की जनता अपने ही देश में जितने भी संपन्न साधनों के होने के बावजूद भी गरीब बनकर रह गई। वो क्योंकि उसे ब्रिटेन के खर्चे उठाने पड़ते थे। मतलब यहाँ की जनता जो भी पैसा कमाती थी, वो ब्रिटेन के लोग जो है उस पैसे का लाभ लेते थे। ब्रिटेन के शासक जो थे, ब्रिटेन की जनता पे वो सारे पैसे खर्च किए जाते थे। यहाँ से कैपिटेशन चार्ज वसूला जाता था, ऐसा चार्ज जिसका कुछ हिस्सा जो है सेना के संरक्षण में खर्च करते थे, अंग्रेज प्रशिक्षण पे खर्च करते थे। इसके अलावा जो अन्य खर्चों का बोझ भी भारत से ही लिया जाता था। तो बच्चे ये एक पहला अध्याय हुआ। अब दूसरा देखो, इसमें है कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर विरोध में राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र, इनके बारे में हम जिक्र करते हैं। इसमें है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करना। अंग्रेजों का चूँकि कामकाज था और वे चाहते थे बाहर से लाना, उनके लिए जो मनुष्यों को लाना या बाहर से लोगों को लाना महंगा पड़ रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय लोगों में ही कुछ लोगों को शिक्षा देनी शुरू की, अंग्रेजी की शिक्षा दिलानी शुरू की। तो भारतीयों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने का श्रेय अंग्रेजों को ही दिया जाता है। ब्रिटिश शासन जो है सत्ता पूरी तरह अपने पैर पसार चुकी, तो उसे अंग्रेज क्लर्कों की आवश्यकता पड़ी। तो और अंग्रेज जो ब्रिटेन से अंग्रेज क्लर्कों को ला के रखना यहाँ बड़ा महंगा पड़ रहा था उनको।
उनको अधिक पारिश्रमिक देना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, भारत में ही भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। और ऐसे में उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करके कम वेतन में काम करवाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, शिक्षा से लोगों में एक नई चेतना आ गई। अंग्रेजों ने तो सोचा कि अपने काम के लिए वो शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा से लोगों के अंदर एक जागरूकता आ गई, चेतना आ गई, और एहसास होने लगा लोगों के कि वे गुलाम हैं और वे इस गुलामी के जीवन से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगे। फिर चेतना के दूसरे मार्ग भी थे। भले ही अंग्रेजी शासन ने अपने लाभ हेतु भारत में नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरे मशीनों, युद्ध के कारगर तरीकों का प्रसार किया, लेकिन भारतीय भी पूरी तरह उसमें शामिल थे। तो भारतीयों को भी जब इन सब चीज़ों को देखा, समझा, तो उन्हें लगा कि ये तो इन सारी चीज़ों से हम अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, हमारा देश भी स्वतः कार्य करके उन्नत कर सकता है। तो इन सब में उनके दिमाग में व्यापक परिवर्तन हुआ। दूर रहने वाले लोगों का आपसी संपर्क बढ़ गया और विचारों का आदान प्रदान होने लगा। फिर उन्होंने अंग्रेजों के इस उद्देश्य से क्या हुआ, एक नई अर्थव्यवस्था की भी नींव पड़ गई। अंग्रेजों ने नई अर्थव्यवस्था की नींव भारतीय धरातल पर रखी। खेतिहर व्यवस्था टूट गई। अब जमीन भी बिकाऊ वस्तु हो गई थी। पहले क्या था, जमीन बिकता नहीं था, पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन हस्तांतरित हो जाती थी। और फिर अब क्या हुआ, जमीन भी बेचने और खरीदने का प्रचलन हो गया। मुद्रा प्रणाली का विस्तार हुआ, मतलब रुपए पैसे का, तो रुपए पैसे का भी प्रचलन चालू हो गया। पहले क्या था, राजा महाराजा मोहरे चलाते थे, मुद्राएं चलाते थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, रुपया चलाना शुरू किया। तो एक तरह से लोगों के लेन देन का भी एक बहुत अच्छा व्यवस्था, लेन देन की भी अच्छी व्यवस्था बन गई। बंगाल के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। 18वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया, बंगाल की धरती से जहाँ 50 वर्षों से अंग्रेजी साम्राज्य चल रहा था, उन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृति को वो जानने वाले थे। संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा के विद्वान राजा राम मोहन राय ने अपनी विचारधारा से भारतीयों में एक नई चेतना जागृत की और नई चेतना जागृत करने का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के गवर्नर जनरल को गणित, भौतिकी, विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देने के लिए लिखा। ऐसा करने का कारण यह था कि भारतीय जनता आधुनिकता के संपर्क में रहे। मतलब राजा राम मोहन राय ने लोगों को सब विषयों को पढ़ने के लिए जागृत किया। और राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा कुप्रथा को दूर करने का प्रयास किया था। भारतीय धार्मिक विचारों पर वह अडिग थे। राजा राम मोहन राय पर ईसाई व मुस्लिम दोनों धर्मों का प्रभाव रहा, परंतु वे भारतीय धार्मिक आधार पर अडिग रहे। उन्होंने धार्मिक कुरीतियों और कुप्रथाओं से भारत को मुक्त करवाना चाहा। इसी का परिणाम था कि ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। पत्रकारिता को उन्होंने बहुत महत्व दिया और ये भारतीय पत्रकारिता के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। उनका मानना था कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो हैं मनुष्य के विचारों को जागरूक करने का उत्तम तरीका होती हैं। इनकी देख रेख में सन 1818 में पहली बार ऐसा अंग्रेजी का समाचार पत्र निकला जिसका संपादन भारतीयों ने किया था। तत्पश्चात बंगाली में एक साप्ताहिक व एक मासिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। धीरे धीरे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में भी तेजी से समाचार पत्र निकलने लगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जब करीब दुर्भाग्यवश 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने भारतीयों को पुनर्जागृत किया। पुनर्जागृत करने का मतलब है कि लोगों में चेतना जगाया कि हमें अपने अधिकारों के प्रति सतर्क सचेत रहना चाहिए। तो बच्चों, राजा राम मोहन राय का प्रश्न भी पूछता है कि राजा राम मोहन राय के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए, या राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व का जिक्र कीजिए। इस तरह से प्रश्न भी आते हैं। आगे है सन 1857 की महान क्रांति, जिसमें जातीयतावाद के बारे में जिक्र किया है। तो भारतीयों का अपने जीवन यापन हेतु ब्रिटिश सरकार की ओर ताकना पड़ता था। भारतीयों को इस तरह से निर्भर बना दिया गया था कि वो हर कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ
देखते थे। तो भारत के उत्तर भारत को छोड़कर लगभग सारा भारत अब ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति चाहता था। बंगाल ने सरकार से समझौता कर लिया, दक्षिण पश्चिम भारत एवं मुंबई की भी स्थिति यही थी। लेकिन उत्तर भारत में जो सामंत सरदार थे, उन्होंने क्या किया, उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना निरंतर जागृत हो रही थी। सामान्य जनता भी ब्रिटिश का विरोध कर रही थी। तो सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो सन 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध करने की दिनांक निश्चित थी। योजना खुफिया ढंग से बनाया गया, और लेकिन निश्चित समय से पहले ही जब पता चल गया कि हथियारों को चलाने से पहले उसके मुंह खोलना पड़ता है और उस स्थान पर गाय के मांस का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा सुनते ही विद्रोही भड़क उठे। मतलब मंगल पांडे वाला घटनाक्रम आप लोगों ने जो सुना है कि उन्हें जब इस दृश्य का देखना पड़ा तो बहुत ही विरोध में उतर गए, और वहीं से क्रांति शुरू हो गई। तो यह क्रांति जो है मध्य भारत के कुछ भागों, बिहार तक ही फैल सकी। इस समय गद्दी पर अशक्त शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जो कुछ नहीं कर पा रहा था। इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने पूरी तरह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, और उन्होंने क्या किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी दौरान से भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ऐसा विद्रोह खड़ा किया कि इसने अंग्रेज़ों की आंखें खोल दी, और वे इस बात के लिए सचेत हो गए कि अब भारतीय जो है चुप नहीं बैठेंगे। बच्चों, आगे हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी आंदोलन ये है। देखो, तो सुधारवादी आंदोलन क्या है कि भारतीयों के विचारों का परिवर्तन हुआ, बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ। तकनीकी परिवर्तन हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा, विचारधारा में परिवर्तन हुआ, लोगों का झुकाव पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ने लगा। और इस समय जो है हिंदू धर्म अत्यधिक रूढ़िवादिता की ओर बढ़ रहा था, तो लोगों का ध्यान ब्रिटिश ये पश्चिमी सभ्यता की तरफ भी झुकाव बढ़ने लगा था। तो सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की आकर्षित हो गए। बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना, आगे देखो, राजा राम मोहन ने क्या किया, समाज सुधारों को बनाए रखने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ब्रह्म समाज में उसके बाद केशव चंद्र ने इस धर्म को लगभग ईसाई रूप ही दे दिया था। ब्रह्म समाज के नियम हिंदू धर्म की रूढ़िवादिताओं को तोड़ते हुए नई परंपरा की रचना की गई थी। नए नियम, नए परंपरा बनाए गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्वामी दयानंद आए। तो स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय ढांचे में वेदों को प्रमुख बताया। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। इनके धार्मिक मत को आर्य समाज के नाम से जाना गया, और इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। इस धर्म ने लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में किया। ब्रह्म समाज ने जो था उसी का आगे बढ़ाते हुए दयानंद ने जो है अपना एक उद्देश्य रखा, अपना एक संदेश रखा लोगों के बीच। फिर रामकृष्ण परमहंस आए। रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद के समय में बंगाल में जो एक व्यक्तित्व बहुत तेज़ी से उभरा था, उसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये मुख्यतः धार्मिक थे, और उन्होंने हिंदू धर्म के दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़कर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया था। वे सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद पे। स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया गया है कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। उन्हें अपने भारत की विरासत पर गर्व था। प्राचीन व नवीन विचारधारा के भी मध्य सेतु थे। मतलब वो प्राचीन विचारों को लेकर के भी और नई विचारधारा को भी साथ में लेकर के चलते थे। फिर उन्होंने क्या किया, वे बहुत ही बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। गद्य व पद्य में लिखने वाले थे, रोबीले थे, शालीन थे, गरिमावान थे। उन्होंने भारतीयों में भारतीयता जगाने का प्रयास किया था।
वे उदास व पतित भारतीयों के लिए संजीवनी की तरह थे। उन्होंने भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया था जो शिकागो में संपन्न हुआ था, और उनके उस भाषण को सुनकर के लोग बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने लोगों को धार्मिक कर्मकांड को छोड़कर एकेश्वरवाद का पाठ पढ़ाया था कि ईश्वर एक है, सभी संतान एक हैं, कोई धर्म कोई जाति नहीं है। छुआछूत के सख्त विरोधी थे। उन्होंने अपने लेखन व भाषणों के द्वारा जनता को यह संदेश दिया था कि अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। व्यक्ति को अभय अर्थात निडर होना चाहिए। उनका मानना था कि यदि कोई भी चीज़ तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है तो उसे छोड़ देना ही चाहिए। अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वासी तो नास्तिक तो नास्तिक होना अच्छा है। इन्हीं विचारों के कारण विवेकानंद हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध हो गए थे। तो बच्चों इतना भी पढ़ लो, फिर आगे रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, गदर, मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां और अबुल कलाम आज़ाद के बारे में और बातें की जाएंगी।